कभी कभी किसी अजनबी की दो टूक बातें आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। पूरे 18 साल बाद घर लौटने की खुशी ने शियान को रात भर ठीक से सोने नहीं दिया। घर लौटने की खुशी कुछ ऐसी थी कि वह सुबह समय से लगभग 2 घंटे पहले उठ गया। उसके दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल गोते मारने लगे। 18 सालों में तो सब कुछ कितना बदल गया होगा। मेरे सारे दोस्त पता नहीं मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं। थोड़ी देर ऐसे ही घर के ख्यालों में डूबा रहने के बाद वह सोचने लगा, सफर बहुत लंबा है, पहले घोड़े को चारा डाल देता हूँ और उसके बाद बाकी का सामान बांध दूंगा। शियान के पिता एक महान साम्राज्य के सेनापति थे। अपने बेटे को अस्त्र विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा के लिए उन्होंने उसे अपने मास्टर की शरण में भेजने का निश्चय किया। 6 साल की उम्र से शियान इन्हीं मास्टर के पास तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसे कई गुर सीख रहा था। और अब जबकि उसकी शिक्षा समाप्त हो गई, समय था कि वह भी अपने पिता की ही तरह राज्य को अपनी सेवा दे और परिवार के लिए मान कमा कर लाए। घर के लिए निकलने से पहले शियान सभी से अंतिम बार मिलने गया। अपने जिन दोस्तों के साथ उसने 18 साल बिताए, उन्हें छोड़ना आसान तो नहीं था। अंत में अपने मास्टर के पास जाकर उसने घुटनों के बल बैठकर अपना माथा जमीन से स्पर्श करवाया और उनसे निकलने की अनुमति ली। मास्टर ने उसे अनुमति देते हुए कहा, रास्ते में तुम्हें बुद्धा का एक पौराणिक मंदिर मिलेगा। वहां एक बहुत वृद्ध मॉन्क रहते हैं। जब मंदिर से गुजरो तो उनसे मार्गदर्शन की विनती करना और वह जो बताए उसका अनुसरण करना। शियान को घर लौटने की खुशी तो बहुत थी, पर जिन मास्टर के सानिध्य में इतने साल बिताए, उन्हें छोड़ने का दुख भी था जिसे वह छिपा नहीं पा रहा था। वह घोड़े पर सवार हुआ और पीछे पलटने की हिम्मत नहीं कर पाया। अपने हृदय में थोड़ी सी उदासी और बहुत सारी उत्सुकता लेकर वह नदियां और जंगलों को फांदते हुए अपने घर की ओर बढ़ता चला गया। उसकी नजर एक पौराणिक मंदिर पर पड़ी। बरगद की जड़ों से घिरा हुआ यह मंदिर ऐसे लग रहा था जैसे सालों से यहाँ किसी का आना नहीं हुआ। मंदिर के आंगन से लेकर दीवारें तक काई से ढकी हुई थी। भला इतनी ठंड में यहाँ कौन वृद्ध मॉन्क रहते होंगे? शियान मन ही मन यह सोचता हुआ मंदिर के आंगन की तरफ बढ़ा। एक गंभीर सी आवाज उसके कानों में पड़ी, कौन है वहां? शियान उनके आदर में झुका। इस मंदिर में सालों से किसी का आना नहीं हुआ। तुम कौन हो और यहाँ किस काम से आए हो? मॉन्क ने शियान से पूछा। जी मेरा नाम शियान है। मैं 6 साल की उम्र से अपने मास्टर के पास अस्त्र विद्या सीख रहा था। अपनी शिक्षा पूरी करके आज पूरे 18 साल बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे आपसे मिलकर जाने की सलाह दी है, इसीलिए मैं आपसे मार्गदर्शन की उम्मीद लेकर आया हूँ। वृद्ध मॉन्क ने 2 प्यालियों में चाय भरी और शियान को बैठने को कहा। जमीन से मुश्किल से 1 फुट ऊंचा लकड़ी का तख्त, जो इतना पुराना लग रहा था मानो सदियों से इस आंगन का हिस्सा हो। उस पर रखी हुई चीनी मिट्टी की गहरे भूरे रंग की केतली और 2 प्यालियां जिनसे गर्मा गर्म भाप उड़ रही थी। ऐसे लग रहे थे मानो उस काई से ढके हुए आंगन की ठंड का मजाक उड़ा रहे हों। वृद्ध मॉन्क ने चाय की प्याली को उठाया और होंठों के पास लाकर हाथ रोक दिया और बोले, युवक, मैं तुम्हें मार्गदर्शन तो दे दूंगा, पर उससे पहले क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? जी, आप आदेश दीजिए, शियान ने बड़े ही विनम्रता से कहा। इस जंगल में बहुत ठंड है। मेरे पास सफेद, हरे और लाल रंग के 3 ऊन के गोले हैं। क्या इनसे तुम मेरे लिए एक शॉल बुनकर ले आओगे? मैं इन ऊन के गोलों को तो पहन नहीं सकता, ये मैंने लंबे समय से संभाल कर रखे हुए हैं। इनसे एक शॉल बन जाएगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। और हाँ, अगर किसी ऊन के गोले से ऊन बच जाए तो उसे वापस ले आना। शियान ने बड़े ही आदर से मॉन्क की विनती को स्वीकारा
और घर की तरफ निकल पड़ा। शियान 18 सालों में न सिर्फ एक प्रखर योद्धा बनकर उभरा, पर एक बहुत ही सुशील, शांत और दयालु व्यक्ति बनकर भी उभरा। इतने लंबे समय के बाद माँ से मिलना, उनके हाथों से बना हुआ खाना खाना और घंटे घंटों माँ से बातें करना। 18 सालों की कहानियां शियान ने माँ को सिर्फ 3 ही दिनों में सुना डाली। इन सब बातों में वह इतना उलझ गया कि उसे शॉल बुनाई का ध्यान ही नहीं रहा। पर कुछ दिनों बाद वृद्ध मॉन्क को दिया हुआ वचन उसे जैसे ही याद आया, वह तुरंत शॉल की बुनाई पर लग गए। उसने हथकरघे पर ऊन चढ़ाई और बुनाई शुरू की। धीरे धीरे ऊन के खुलते फेरों के साथ ऊन को कसता रहा, पर लाल और हरा धागा बुनाई में फंसने लगा। उसने देखा कि लाल और हरी ऊन उलझी हुई है। अब इस उलझी हुई ऊन से कैसे बुनाई करूं? वह कुछ देर के लिए सोचने लगा। वृद्ध मॉन्क मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब अगर उन्हें वचन दिया है तो शॉल तो बनानी ही पड़ेगी। मॉन्क ने कहा था कि बची हुई ऊन को वापस ले आना। एक काम करता हूँ, जितनी ऊन सही है उसी से शॉल बुन लेता हूँ और बची हुई ऊन को उन्हें वापस कर दूंगा। यह सोचकर उसने फिर से बुनाई शुरू कर दी। शियान ने शॉल तो बना दी, पर इस शॉल का रूप स्वरूप बता पाना बहुत मुश्किल था। सफेद शॉल पर लाल और हरे बेतरतीब छींटे ऐसे लग रहे थे मानो इस शॉल को चीथड़ों को सिलकर बनाया हो। अब जो भी है यही है। दिखने में अच्छी नहीं है, पर ठंड से बचाने का काम तो कर ही देगी। कल प्रातः में ही जंगल के लिए निकल जाऊंगा और ये शॉल मॉन्क को दे दूंगा। ये सोचकर शियान सोने चला गया। दोपहर की धूप मुश्किल से ही घने पेड़ों की टहनियों से छनकर इस पौराणिक मंदिर पर गिर पाती। अंगीठी में जलती हुई आग जो शायद ही कभी बुझी हो, और उस पर चढ़ी हुई सदाबहार चाय की केतली। वृद्ध मॉन्क के चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियां भी उनके तजुर्बे के तेज को छिपा नहीं पाती। वह अपने चेहरे पर एक अलग ही तेज लिए रहते। अंगीठी के पास बैठे हुए वह चाय की केतली उतार ही रहे थे कि उन्हें घोड़े की टाप सुनाई दी। घोड़े की टाप सुनकर उन्होंने चाय की 2 प्यालियां निकाल दी। आ गए युवक, तुमने काफी समय लगा दिया। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। बैठो, ठंड बहुत ज्यादा है। लो, पहले चाय ले लो। मॉन्क इतना कहकर शियान की तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हैं। वो इतने लंबे समय बाद माँ से मिला तो कुछ दिनों तक मुझे शॉल बुनाई का ध्यान ही नहीं रहा, और जब मैंने बुनाई शुरू की तो देखा कि लाल और हरी ऊन उलझी हुई है। खराब ऊन के कारण बुनाई में काफी वक्त लग गया। इतना कहकर शियान ने शॉल और बची हुई ऊन को अपने झोले से निकालकर मॉन्क के सामने रख दिया। ये क्या? ये सारा शॉल तुमने सफेद धागे से क्यों बुन दिया? लाल और हरे धागे का तो तुमने बहुत ही कम प्रयोग किया है। मॉन्क ने गंभीर आवाज में पूछा। वो सिर्फ सफेद ही ऊन सुलझी हुई थी, इसीलिए सफेद ही ऊन का प्रयोग हो पाया, और सफेद ऊन खत्म भी हो गई। शियान सर झुकाकर सहमी हुई आवाज में कहता है। अच्छा युवक, मुझे बताओ कि तुम्हें अपने सामने क्या दिख रहा है? मॉन्क शियान से पूछते हैं। शॉल और ऊन के गोले, शियान जवाब देते हुए कहता है। विस्तार से बताओ कि तुम्हें अपने सामने क्या दिख रहा है? मॉन्क फिर प्रश्न दोहराते हैं। 1 शॉल और 2 ऊन के गोले। मैंने तुमसे कहा कि विस्तार से बताओ। एक बार फिर मॉन्क उसी प्रश्न पर जोर देते हैं। शियान कुछ देर चुप रहा और तख्त पर रखी हुई शॉल और ऊन को ध्यान से देखता रहा। मॉन्क शियान के चेहरे पर अपनी नजर टिकाए हुए सही शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे एक शॉल दिख रही है जो सफेद रंग की है। उस पर कहीं कहीं पर लाल धागा इस्तेमाल हुआ है और थोड़ा सा हरा धागा भी इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा मुझे 2 ऊन के गोले दिख रहे हैं, जिनमें हरे ऊन का गोला लाल ऊन से बड़ा है। शियान जवाब देता है। एक क्षण के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया।
मॉन्क एक घूंट चाय की लेकर एक गहरी सांस भरकर बोली, मैंने तुम्हें ऊन के 3 गोले दिए, लाल, सफ़ेद और हरा। उनमें से सफ़ेद ऊन का गोला समय है, पूरी तरह सुलझा हुआ और निर्बाध। समय से 2 बातें जुड़ी हैं। पहला, इसका निष्पक्ष बहाव। तुमने हथकरघे पर ऊन के 3 गोले रखे और बुनाई शुरू की। सफ़ेद धागा पूरी तरह सुलझा हुआ होने के कारण बुनाई के वक्त आसानी से, बिना किसी रुकावट के फेरे दर फेरे खोलता रहा। उसने लाल और हरे धागे की परवाह नहीं की और खुलते हुए हर फेरे के साथ अंततः समाप्त हो गया। वैसे ही समय भी निर्बाध है, निष्पक्ष है, पूर्णतः स्वतंत्र है, हर किसी के लिए एक ही गति से बहता जा रहा है, ऊन के गोले की तरह सीमित है और अंततः इसे भी समाप्त होना है। शियान निशब्द होकर वृद्ध मॉन्क को एकटक देखता रहा, जैसे उनका एक एक शब्द उसके हृदय के तल को छू रहा हो। जंगल की खामोशी में हवा के कारण फड़फड़ाते पत्तों की आवाज़ के साथ इन महात्मा की आवाज़ उसके कानों में ऐसे घुल रही थी कि मानो भगवान बुद्ध खुद अपना प्रवचन सुना रहे हो। और दूसरा, इसका निष्पक्ष मूल्यांकन। तुमने हथकरघे पर बुनाई शुरू की, अपने हाथ से ऊन के धागे को कसते रहे। तुम्हारा यह परिश्रम तुम्हारा वर्तमान है और जो वस्त्र अंततः बनकर निकलेगा वह तुम्हारा भविष्य। जैसे अपने परिश्रम का प्रयोग तुमने शॉल बनाने के लिए किया और अंततः शॉल ही बनकर तैयार हुई, वैसे ही वर्तमान में अपने समय का प्रयोग तुम जिस भी कार्य को करने में करोगे, समय भविष्य में वही प्रतिबिंबित करेगा। तुमने खरगोश और कछुए की मशहूर कहानी तो सुनी ही होगी। कछुए का शरीर तैरने के लिए अनुकूलित है, इसलिए जमीन पर उसकी गति बहुत धीमी होती है। उसके बावजूद भी वह खरगोश जैसे फुर्तीले स्थलचर से दौड़ प्रतियोगिता में जीत गया। कछुआ अपने वर्तमान का प्रयोग एक एक कदम को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करता रहा और खरगोश सोने में। इसलिए समय अपने निष्पक्ष मूल्यांकन में भविष्य में कछुए की जीत और खरगोश की हार को प्रतिबिंबित करता है। अब इस लाल ऊन को देखो, यह है अनुशासन। युवक, क्या तुम इस शॉल में यह देख पा रहे हो कि कैसे लाल धागा कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर आधी पंक्ति पर है तो कहीं पर पूरी पंक्ति पर, कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे, कहीं पर दाईं तरफ है तो कहीं पर बाईं। लाल धागे की इस अनियमितता की वजह से यह शॉल दिखने में बहुत भद्दा लग रहा है। अनुशासन कोई कर्म नहीं है जिसे एक बार में संपन्न किया और छोड़ दिया। यह एक धुन है और कोई भी धुन मधुर तब ही लगती है जब वह एक लय में। मान लो कि तुम प्रातः समय पर उठे और उसके बाद व्यर्थ के विचारों पर समय नष्ट कर दिया। तुम्हारा समय पर उठना अनुशासन है, पर यदि उस समय का तुम सही दिशा में प्रयोग ही नहीं कर पाए तो वह अनुशासन व्यर्थ है। अनुशासन किसी कार्य से नहीं जुड़ा हुआ है, यह एक गुण है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है उसका अनुशासन उसकी हर गतिविधि में नजर आता है। एक योद्धा जब युद्ध में उतरता है तो वह युद्ध में तब नहीं जीतता जबकि वह अपने शत्रु को हारता देख निश्चिंत हो जाए, क्योंकि अगर वह निश्चिंत हो गया तो वह अपनी शत्रु की क्षमताओं को नजरअंदाज करना शुरू कर देगा और गलती कर बैठेगा। ना ही वह तब जीत सकता है जबकि अपनी सेना को हारता देख वह हताश हो जाए, क्योंकि बिना मनोबल के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। एक योद्धा युद्ध में तब जीतता है जब वह शुरू से लेकर अंत तक एकाग्रित हो और बाहरी गतिविधि उसे विचलित न कर पाए। उसे शुरू से लेकर अंत तक एक धुन को बनाए रखना होता है और यह धुन ही अनुशासन है। अंतिम ऊन का गोला, हरी ऊन का प्रयोग तुम सबसे कम कर पाए, क्योंकि यह ऊन सबसे ज्यादा उलझी हुई थी। युवक, इस ऊन के गोले को हाथ में लो और सुलझाने का प्रयास करो।
शियान ऊन का गोला उठाता है और सुलझाने का प्रयास करता है, पर हर बार धागा टूट जाता है। तब मॉन्ग कहते हैं, यह है मन, और यह जो गांठें हैं, यह वह निरर्थक विचार है जो मनुष्य को हर वक्त उलझा कर रखते हैं। मन वह धागा है जिस पर बहुत ही आसानी से गांठें पड़ जाती हैं, और जब यह गांठें पड़ जाती हैं तो फिर इन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि तुमने मुझे बताया कि तुम एक सेनापति के बेटे हो। कल को तुम्हें भी किसी बड़ी जिम्मेदारी को सौंपा जाएगा। अब तुम ही सोचो कि कितना आसान होगा अपने नरम कमरे में बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना, और कितना मुश्किल होगा इस आराम को छोड़कर हिमालय की बर्फीली घाटियों में युद्ध के लिए निकलना। युद्ध स्थल को छोड़कर घर पर बैठ जाना तो बहुत ही आसान होगा, पर घर को छोड़कर युद्ध स्थल के लिए निकलना मनोबल का इम्तिहान होगा। मन आग की तरह है। आग के अंदर यह क्षमता भी है कि वह निरर्थक धातु को गलाकर उसे एक सार्थक रूप दे दे, और यह क्षमता भी कि वह एक सार्थक वस्तु को जलाकर उसे निरर्थक कर दे। मन की इन असीम क्षमताओं का प्रयोग तुम तब ही कर सकते हो जब तुम इसे नियंत्रित कर पाओ। एक विचलित मन की असीमित शक्तियां भी वैसी ही व्यर्थ चली जाती हैं जैसे यह उलझी हुई ऊन। युवक, इस शॉल को देखो, यह है जीवन। इस शॉल का स्वरूप उन तीनों रंगों के धागों पर निर्भर करता था। अगर वह लाल और हरे रंग का धागा सफेद रंग के धागे के साथ एक बराबरी से बुना जाता तो एक बहुत ही सुंदर शॉल बनकर तैयार होती, मगर उन तीनों धागों में सामंजस्य न बैठ पाने की वजह से इस शॉल का स्वरूप ही बिगड़ गया। जीवन भी इस शॉल की तरह है जिसे एक धागे से नहीं बुना जा सकता। इसकी सुंदरता भी अलग अलग रंगों के धागों पर निर्भर करती है। तुम्हारे पास सभी रंग के धागे हैं, इससे तुम्हें कितनी सुंदर शॉल बुननी है यह तुम पर निर्भर करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन किस तरह का होगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मन अनुशासन को किस प्रकार सींच कर बड़ा कर पाता है, और एक अनुशासित व्यक्ति ही समय के साथ सटीक सामंजस्य बिठा सकता है। अब जाओ और इस शॉल और ऊन को अपने साथ ले जाओ। जब तक यह तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हें आज का सबक याद दिलाते रहेंगे। शियान ने अपना माथा जमीन पर स्पर्श कराकर मॉन्ग को दंडवत प्रणाम किया और घर के लिए निकल पड़ा। मानो शियान ने उस आधे घंटे में उन 18 सालों की पढ़ाई से भी ज्यादा सीख लिया हो। जब उसने मंदिर में प्रवेश किया तो वह कुछ और ही था, और मंदिर से निकलते वक्त कुछ और ही। हर कहानी की तरह यह कहानी भी शुरू हुई और खत्म हो गई। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सिर्फ एक कहानी समझकर भूल जाएं या फिर एक सबक समझकर इसे अपनी जिंदगी में उतारें।